अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरी भाभी बहुत खूबसूरत, पढ़ी लिखी और होशियार लड़की थी। हर वक्त बन ठन कर तैयार होकर रहती थी। मेकअप ऐसा करती कि पार्लर वालियों को भी पीछे छोड़ती थी। एक दिन मुझे भाभी के कमरे से बातें करने की आवाज आई। मैंने सोचा कि भाई तो घर पर मौजूद नहीं है, तो फिर भाभी किससे बातें कर रही है। दरवाजा खोलकर अंदर गई तो भाभी फोन पर हंस हंस कर बातें कर रही थी। भाभी ने मुझे देखकर फोन बंद कर दिया और मुझे डांटने लगी। भाई घर आया तो भाभी ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया। हैरत की बात तो ये है कि जब मेरा मेडिकल हुआ, मैं प्रेग्नेंट थी, जबकि मेरा किसी लड़के के साथ कोई चक्कर भी नहीं था और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और जबरदस्ती मेरी शादी फूफो के बेटे जो साईं था उससे कर दी। मगर अच्छा हुआ वो साईं था, ना मर्द नहीं था। मेरे शोहर ने पहली रात ही मेरे 14 तबक रोशन कर दिए। आज भी भैया के घर से जाने के बाद मैं उनके कमरे में आकर झांकने लगी। भाभी हमेशा की तरह शीशे के सामने खड़ी खुद को संवार रही थी। उनको देखकर मुझको भी हसरत होती कि मैं भी इतनी खूबसूरत लगूं। मैं दुबली पतली और सांवली रंगत की मालिक थी, जबकि मेरी भाभी गोरी चिट्टी थी और उनका चेहरा भी भरा भरा लगता था। भाभी को देखकर मुझे हसरत होती कि काश मैं भी उतनी ही खूबसूरत लगूं। एक दिन मैं यूं ही भाभी को हसरत भरी निगाहों से देख रही थी कि उनकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी। मुझे कहने लगी, अरे यहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। क्या तुम्हें मेकअप करने का शौक है? भाभी पढ़ी लिखी भी थी। मैंने उनसे पूछा, भाभी आप इतनी खूबसूरत और सेहतमंद कैसे हैं? मेरी रंगत देखें और फिर मैं कितनी धान पान सी हूँ। मुझे भी कुछ बताएं, मैं भी आप जैसा होना चाहती हूँ। अच्छा, तुम मुझ जैसा होना चाहती हो? भाभी ने मेरी आंखों में देखकर कहा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मुझे लगा जैसे वो अभी मेरी बेइज्जती करके मुझे अपने कमरे से निकाल देंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो उठी और अलमारी से एक काले रंग का बैग निकाला। उसमें तरह तरह की चीजें पड़ी हुई थी, जिनमें क्रीम, लोशन और एक गोलियों का पत्ता भी था। ये पीले रंग के बड़े बड़े कैप्सूल्स थे। भाभी ने मेरी तरफ एक पत्ता बढ़ाते हुए कहा, ये लो, इन्हें सुबह शाम दूध के साथ खा लेना। इनसे तुम्हारा वजन भी बढ़ जाएगा और तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। भाभी ने मुझे वो कैप्सूल्स थमाते हुए कहा। मैंने उन्हें उलट पलट कर देखा और कमरे से जाने लगी। तब भाभी मुझे रोक कर बोली, सुनो, इन कैप्सूल्स के बारे में किसी को मत बताना, फिर तुम्हारी बाकी कजन्स और बहनें भी मांगेगी। मैंने ये सिर्फ तुम्हें दिया है। भाभी की इस बात ने मुझे काफी खास महसूस करवाया। मैं अपने कमरे में आकर कैप्सूल छुपा कर रखने लगी। अब मैं रोजाना सुबह शाम दूध के साथ एक कैप्सूल जरूर खाती। इस बात को तकरीबन एक महीना ही गुजरा था कि मेरे वजूद में बहुत सारी तब्दीलियां आने लगी। उनके पेश नजर मैं बहुत परेशान थी। मैंने अम्मी से इस बात का जिक्र किया तो बोली, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। इस बात का हल वही जानता है। अभी हम डॉक्टर के पास गए ना थे। अम्मा का ध्यान तो इस मसले से हट ही चुका था। एक दिन मुझे भाभी के कमरे से सरगोशियों की आवाज आई। मुझे न जाने क्या सूझी। मैं उनसे काफी दोस्ताना ताल्लुकात रखती थी, इसीलिए भाभी के कमरे में चली गई कि शायद उनकी कोई सहेली आई होगी। मगर ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि भाभी अपना बनाव सिंगार किए शीशे के सामने बैठी थी और फोन पर किसी से बात कर रही थी और उनके चेहरे पर खिलखिलाहट थी। उनके बात करने के अंदाज से साफ लग रहा था कि वो किसी लड़के से बात कर रही हैं। वैसे तो भाभी के कमरे में ना तो अम्मी आती थी, ना ही हम लोग जाते, क्योंकि भैया ने हमें मना कर रखा था। उनकी बीवी हम घर वालों से उनके कमरे में आने जाने से तंग आती थी, तभी हम लोग मोहतात होकर रहते। मगर आज भाभी की ये हरकत देखकर मेरा तो दिल टूट गया। मैं वहीं से वापस पलट गई। सोचने लगी कि भैया को ये बात किसी तरह बता दूं, मगर फिर ये सोचा अगर भैया ने इस बात पर यकीन ना किया तो क्या करूंगी, और मैं चुप हो गई। अगले दिन मैंने कमरे के पास से गुजरते हुए भाभी को दोबारा बातें करते सुना तो मैं उनके कमरे में चली गई। भाभी ने मुझे देखते ही झट फोन बंद कर दिया। क्यों आई हो यहाँ? उन्होंने मुझे हकारत से देखते हुए पूछा। आप क्या मांगना है? वो गुस्से में लग रही थी। भाभी, मांगना तो नहीं है, वो आप किसी से फोन पर बात कर रही थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है आप किसी लड़के से बात कर रही हैं। मेरी साफ गोई पर भाभी का चेहरा लाल सुर्ख हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? वो मेरा भाई है। लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग इन बातों की तरफ ज्यादा ही चलता है। भाभी ने मुझे उल्टा ताने देना शुरू कर दिए। नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं। हालांकि भाभी खुद किसी से कह रही थी कि मेरी शादी हो गई है, मगर अब भी तुम्हारी याद आती है।
میں اس کمرے سے نکل آئی۔ میں نے سوچا کہ میں بھابھی کو دوبارہ سمجھاؤں گی اور اماں کو بتاؤں گی، مگر اس بات کی نوبت ہی نہیں آئی۔ شام ہونے والی تھی، بھیا گھر آ رہے تھے، تب میں بھابھی کے کمرے میں آئی۔ دیکھا تو ان کا حلیہ عجیب ہی تھا۔ ان کے چہرے پر داغ مٹی لگی ہوئی تھی اور ان کے کپڑے بھی گندے میلے تھے۔ لگتا تھا جیسے بھابھی نے دن بھر دھوپ اور مٹی میں کام کیا ہو۔ اس سب کی مجھے سمجھ تب آئی جب بھیا گھر داخل ہوئے۔ ان کے گھر میں آتے ہی بھابھی نے شور مچا دیا، رونا دھونا اس قدر کہ خدا کی پناہ۔ ان کے رونے دھونے سے ہم بھی پریشان ہو گئے۔ بھیا نے بھابھی سے پوچھا ہوا کیا ہے؟ تبھی انہوں نے روتے ہوئے انگلی کا اشارہ میری طرف کر کے کہا، یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں تو گھر میں کسی سے بات بھی نہیں کرتی، میں اپنے کمرے میں رہتی ہوں، اپنے کام سے کام رکھتی ہوں، مگر کچھ دن سے دیکھ رہی تھی کہ دن کے وقت ایک لڑکا اس سے ملنے آتا ہے۔ جب میں نے منع کیا تو اس نے اس لڑکے کے ساتھ مل کر مجھے زد و کوب کیا۔ میں آج بھی کسی کو نہ بتاتی، لیکن اس نے جو میری حالت کی ہے اس کے بعد تو یہ بات ناقابل برداشت ہو گئی ہے۔ میں اس گھر کی بہو ہوں، میں تو اس گھر کی عزت بچانا چاہتی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اتنا کچھ ہوتا رہے، میں دیکھ نہیں سکتی۔ یہ بات سن کر بھائی آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے غصے سے میری جانب دیکھا، نہیں بھائی، بھابھی جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ تو خود ایک لڑکے سے باتیں کر رہی تھی۔ میری بات پر بھائی نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بھائی کسی بات پر بنا کسی قصور کے مجھے ہی قصوروار سمجھیں گے، حالانکہ میں یتیم تھی اور انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ ابو کی وفات کو 6 سال گزر گئے تھے۔ یتیم بہن بھائیوں کی ذمہ داری بڑے بھائیوں پر ہوتی ہے، مگر بھائی نے اس قدر خود غرضی دکھائی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مار مار کر مجھے ادموا کر دیا۔ میں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا، یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، مگر شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اب اس بات کو 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ میرے پیٹ میں شدید درد رہنے لگا۔ رات کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی کہ درد کی ایک شدید لہر میرے پیٹ میں اٹھی۔ پہلے تو میں نے اسے نظر انداز کیا، دبے قدموں اٹھی اور جا کر کچن سے پانی پی کر آئی، مگر پھر بھی فرق نہیں پڑا۔ ایک گولی کھائی جس سے درد کا آرام آ جاتا تھا، مگر آج میری حالت عجیب ہو رہی تھی۔ مجبوراً تنگ آ کر میں امی کے کمرے تک گئی، دروازے پر دستک دی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ اس وقت اگر بھیا جاگ گئے تو مجھے اس بات پر الگ سے ڈانٹ پڑے گی۔ اماں نے دروازہ کھولا تو میں نے انہیں جلدی جلدی میں اپنا سارا معاملہ بتایا۔ اماں نے مجھے اپنے کمرے میں بٹھایا، گرم پانی پلایا اور پھر ٹکور کی، مگر میرا درد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس قدر ناقابل برداشت درد مجھے اپنی پوری زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ تب اماں کو مجبوراً مجھے ہسپتال لے جانا ہی پڑا، مگر رات کے اس وقت ہم اکیلے کیسے جا سکتی تھی؟ انہوں نے بھیا کو جگایا۔ بھیا آنکھیں ملتے ملتے اٹھے، ان کے پیچھے پیچھے بھابھی بھی آ گئیں۔ لگتا تھا جیسے وہ میرا تماشا دیکھنے آئی ہیں۔ ان کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، لگتا تھا جیسے وہ میری بے بسی پر ہنس رہی ہوں۔ اس وقت میں ہوش و حواس میں نہ تھی کہ بھابھی کی اس چال کو سمجھ سکتی۔ اماں اور بھائی مجھے ہسپتال لے کر گئے۔ ہسپتال زیادہ دور نہیں تھا، ہمارے گھر کے پاس یہ کلینک تھا جو رات دیر تک کھلا رہتا اور لوگ آتے جاتے رہتے۔ یہاں پر اکثر عورتیں ہی آتی تھیں۔ اماں مجھے اندر لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں۔ اس نے میرا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کیا، اس کے بعد مجھے فوراً ایک انجیکشن دیا کہ درد کا انجیکشن تھا، جس سے مجھے فوری آرام آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت اندر آئی، اس کے ہاتھ میں ایک رپورٹ تھی۔ اس نے اماں کی طرف ایک نظر دیکھا اور بولی، مبارک ہو، آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سن کر میرے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے، اور اماں کی حیرت کا تو کوئی اندازہ نہیں تھا۔ عورت کے منہ سے بھی یہ بات سن کر میں چیخ پڑی۔ میں جانتی تھی کہ وہ بالکل جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے اپنی زندگی 7 پردوں میں گزاری تھی، میں مر بھی جاتی، ماں باپ کی عزت پر کوئی آنچ نہ آنے دیتی، مگر جب یہ خبر بھیا تک پہنچی تو انہوں نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، جبکہ بھابھی کو تو جیسے موقع ہاتھ آ گیا، وہ بھیا کے کان بھرنے لگی۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی کہ یہ کسی سے چھپ چھپ کر ملتی ہے، اب اس نے گل کھلا لیا نا۔ ارے وقت پر میری بات پر دھیان دیا ہوتا تو ایسا کبھی نہ ہوتا، مگر تم لوگوں کو اپنی لاڈلی پر اندھا بھروسہ تھا۔ اب دیکھا کیا کر دیا اس نے۔ بھابھی کی زبان تو ایسے چل رہی تھی جیسے وہ مجھے جانتی نہ ہو اور میں ان کی دشمن ہوں۔ میں حیران تھی کہ کوئی اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے۔ بھیا مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر لے گئے۔ اماں نے رو رو کر اپنا ماتھا پیٹ لیا۔
मैं सबको चीख चीख कर यही कह रही थी कि ऐसी कोई बात नहीं है। 2 दिन तक घर वालों ने मुझसे बात नहीं की, जबकि पूरे मोहल्ले और खानदान में भाभी के तवस से ये खबर हर तरफ फैल चुकी थी कि मैंने माँ बाप की इज्जत पर दाग लगा दिया है। अब तो औरतें अपनी बेटियों को मुझसे मिलने भी ना देती। ये सूरत हाल मेरे लिए बहुत तकलीफ दे थी। मैं रोती, गिड़गिड़ाती, अल्लाह से दुआएं मांगती, मगर कोई मेरी बात पर यकीन न करता। मुझे अपना दर्द तो भूल ही गया था, जबकि मेरे पेट की तकलीफ बढ़ती जा रही थी। एक दिन मैं अम्मा के पाँव पकड़ गई। वो मुझे खाना देने आई तो मैंने उनके कदमों में अपना सर रख दिया। अम्मा, मेरा यकीन करो, ऐसी कोई बात नहीं हुई। अम्मी, डॉक्टर झूठ बोल रही होगी। तुम मुझे किसी दूसरे अस्पताल ले जाओ। अगर मैं झूठी निकली तो जो मर्जी कर लेना, मगर मेरी तकलीफ को समझने की कोशिश करो। अगर तुम भी जमाने के साथ मिलकर मुझे पत्थर मारोगी तो मेरा साथ कौन देगा? अम्मा ने मेरी बात को गौर से सुना। मैं बहुत एतमाद से ये बात कह रही थी। तब उनका माथा ठनका। मुझे लेकर वो डॉक्टर के पास गईं। ये दूसरा अस्पताल था और उस अस्पताल से कदरे बड़ा था। उन लोगों ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और बताया कि मैं पेट की शदीद तकलीफ में मुब्तला हूँ। अंदरूनी बंदिश की वजह से मैं एक ऐसी बीमारी का शिकार हो गई जिसकी तशखीस इतनी आसानी से मुमकिन नहीं थी। बड़ी लेबॉर्ट्री में मेरा टेस्ट किया गया, तब पता चला कि मैं एक शदीद आर्जे में मुब्तला हूँ। अम्मा ने जब ये बात सुनी तो मुझ पर एतबार करने लगी। उन्होंने भैया को भी ये बात बताई। भैया ने जब ये सुना तो अपनी बीवी को और खुद को कोसने लगे कि गुस्से में आकर मुझे मारा पीटा। लेकिन अब मसला ये था कि इस बीमारी की वजह से मेरे पूरे खानदान में मैं पहले ही बदनाम हो चुकी थी। अब हम अगर लोगों को ये भी बताते कि ये कोई बीमारी है तो कोई न मानता। अम्मा और भाई परेशान थे कि अब क्या करें, क्योंकि मेरी बदनामी के बाद मेरा एक रिश्ता जो अभी चल ही रहा था, उन लोगों ने भी हमें फोन करके मना कर दिया। अब तो मुसीबतों ने जैसे हमारे घर का रास्ता देख लिया। हम सब परेशान थे कि क्या करें। तब एक दिन हमारे घर मेरी बड़ी फुप्पो आई। कहने लगी कि बेटी, मैं जानती हूँ कि लोग तुम्हें गलत समझते हैं, मगर मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस मुश्किल वक्त में मैं न सिर्फ तुम्हारा इलाज करवाने को तैयार हूँ, बल्कि तुम्हारा हाथ भी मांगने आई हूँ। बस तुम मेरे बेटे के इस नुक्स को कबूल कर लो कि वो ज़हनी तौर पर थोड़ा ना पुख्ता है। पप्पू की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक ऐसे नाकर्दा गुनाह की सजा दी जा रही थी जिसका मैंने सोचा भी नहीं था। अब मुझे एक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी के बंधन में बंधा जा रहा था जिसे अपने बारे में भी कोई होश न था। मैं अपने आंसू पीकर रह गई। इस रिश्ते की वजह से बाकी लोगों को भी यकीन हो गया कि कसूर मेरा ही था, वरना पुप्पो के पागल बेटे के साथ मेरी शादी क्यों की जाती। मैं रोती धोती अपनी पुप्पो के घर आ गई। पप्पो ने माँ की तरह मेरा ख्याल रखा। शादी के बाद मेरा इलाज भी मुकम्मल हो गया। दरअसल ये उन्हीं दवाओं का असर था जो भाभी ने मुझे दी थी। मैंने जब इस्तेमाल की तो मेरा वजन बढ़ने की बजाय मुझे तरह तरह की बीमारियां लग गईं। बहरहाल खुदा का शुक्र ये कि मैं जल्द ही ठीक हो गई। 4 सालों में अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटा भी दे दिया। खुदा का शुक्र कि मेरा बेटा बाप पर नहीं बल्कि मुझ पर गया था। वो बहुत खूबसूरत और ज़हीन बच्चा था। मेरी शादी के 15 साल बाद हालात बदल चुके थे। लोग इस वाक़े को भूल चुके थे कि एक दिन मेरा अपने घर जाना हुआ। अब मैं मैके कम ही जाती थी क्योंकि अम्मा तो वफात पा चुकी थी। बस भैया से मिलने कभी कभी चली जाती। उस दिन जब मैं भैया के घर जा रही थी कि गली में कुछ लोग जमा थे। सब लोग खड़े बातें कर रहे थे। मुझे आता देखकर मोहतात हो गए। ये देखकर मेरे दिल में हौल उठने लगे। खुदा जाने ऐसी क्या अंधुनाक खबर है जो मुझसे छिपाई जा रही है। कहीं भैया भाभी को कुछ हो तो नहीं गया। मैं लोगों के हजूम को चीरती आगे बढ़ी। हमारी गली का हर बंदा मेरे भाई के बारे में अफसोस किए जा रहा था। मैं जल्दी जल्दी घर पहुंची तो सहन में भाभी बैठी रो रही थी। उन्होंने रो रो कर अपनी आंखें लाल कर लीं। मुझे देखकर उठ खड़ी हुई। भाभी, क्या हुआ? आप इस तरह क्यों रो रही हैं? तब भाभी ने मेरे कदमों में बैठकर मेरे पाँव को हाथ लगाया। मुझे माफ कर दो सिद्रा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। क्यों भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? उनकी हालत के पेश नजर मैंने जरा नरमी से कहा, हाँ, तुम्हारी तो बद्दुआ लगी है मुझे। मेरी बेटी भाभी से तो ठीक तरह बात भी ना हो रही थी। मैं उनसे भी बात पूछ ही रही थी कि दरवाजा खोलकर भाईजान अंदर दाखिल हुए। उनके साथ छोटी रानिया भी थी। रानिया को बालों से पकड़ रखा था और उसे मारते पीटते कमरे के अंदर ले गए। कमरे में बेड पर पटका और बाहर से कुंडी लगाकर आकर भाभी को डांटने लगे। तुमसे एक बेटी की तरबियत ना हो सकी
भैया के चिल्लाने पर मैं भी सहम गई। भैया हर हुआ क्या है? आप भाभी को क्यों डांट रहे हो? मैंने भाई से पूछा। उन्होंने मेरी बात का जवाब ना दिया और जेरे लब ही कुछ बड़बड़ाते हुए कमरे में चले गए। मैं देखती रह गई। तब भाभी को सहारा दिया, पानी पिलाया तो उन्होंने बताया कि उनकी छोटी बेटी जो आजकल स्कूल जाती है कुछ दिनों से गुमसुम रहने लगी थी। हमने जाकर स्कूल में पता किया कि शायद कोई परेशानी हो। तब स्कूल वालों ने बताया कि आपकी बेटी तो स्कूल आती ही नहीं, उसे स्कूल आए हुए कई दिन हो गए हैं। ये खबर सुनकर भाई और भाभी के तो होश उड़ गए। उन्होंने सोचा नहीं था कि उनके बच्चे उन्हें यूं धोखा देंगे। बेटी के बारे में तफ्तीश करने पर पता चला कि वो किसी लड़के से मिलने जाती है। रानिया से पूछगिछ की तो उसने साफ इनकार कर दिया। पहले तो माँ बाप के डर से खामोश रही, फिर सबके सामने एतराफ कर लिया कि वो एक लड़के से मोहब्बत करती है। भाईजान को इस बात पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर उन्होंने फिर भी अपनी बेटी को एक मौका दिया कि वो संभल जाए, क्योंकि वो लड़का जिसे वो पसंद करती थी। भाईजान के तहकीक करने पर पता चला कि वो उससे पहले भी कई लड़कियों के केस में जेल जा चुका है। इसके अलावा वो शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था। भाईजान चूंकि मेरे वाले वाक़ये से काफी रंजीदा थे, अपनी बेटी पर सख्ती नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपनी बेटी को मोहब्बत से समझाया, मगर बेटी ने बाप का मान नहीं रखा और उस लड़के से मिलने जाती रही। यही नहीं, उसने भागने का भी फैसला कर लिया। एक दिन जब वो स्कूल से ज्यादा देर के लिए गायब हुई तो स्कूल वालों ने भाई साहब को इत्तला कर दी। भाई साहब ने जब लोगों से पूछगिछ की तो लोगों ने उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें की कि खुदा की पनाह। जिस तरह मैं बदनाम हुई थी, ठीक उसी तरह भाभी की बेटी के बारे में भी मोहल्ले में बातें होने लगी। यहाँ तक के भाईजान ने उसे स्कूल से उठवा लिया। मैं जिन हालात से गुजर चुकी थी, उनकी तकलीफ को खूब समझती। उसी वक्त मेरे जख्म हरे तो हो गए, मगर मैंने अपनी भाभी की बेटी के बारे में एक भी मनफी बात नहीं की, बल्कि अपने देवर के बेटे का रिश्ता अपनी भतीजी से करवा कर हमेशा हमेशा के लिए अपनी भाभी को ममनून कर दिया। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।